हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि लर्नर्स आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको लेसन प्रोवाइड कर रही थी कॉमर्स की 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स हो। हर सब्जेक्ट के मैं आपको लेसन्स वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी। आज का भी मेरा टॉपिक अपनी उसी के बेसिस पे ही है। आज का मेरा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का, क्लास 11th का। ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आगे मेरा बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कि था मेरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो काफी लेंथी चैप्टर है, तो उसके मैंने काफी सारे वीडियो लेक्चर्स अपने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आज मैंने आपको अपने प्रीवियस कल और परसों की वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होते हैं, कंपनी क्या होते हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। आज की मेरी वीडियो है आपका डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। आप ये देखें तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका ये 11th में आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है, ऑलमोस्ट हर स्कूलों में आता है। ठीक है, फिर 12th में आता है। फिर जो आपकी 12th की कंपनी अलग से मतलब पार्ट है आपका पूरा कंपनी का अकाउंट्स में, तो उसमें इसके कई बार आ जाते हैं। अकाउंट्स में माना थ्योरी तो ज्यादा नहीं आते, बट कई बार उसमें भी आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें अपनी ग्रेजुएशन की, आप बीकॉम करो, बीबीए करो, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिगनिंग में उसके सारे डिफरेंस अच्छे से समझ लोगे तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत होएगी नहीं। और अगर आप उसके डिफरेंस अच्छे से समझ लोगे तो उससे आप एक बड़ा सा आंसर भी बना सकते हो। उसका कैसे, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो से पहले के टॉपिक जानने के लिए मेरे चैनल को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। आज का हमारा सब टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब लर्नर्स पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या होती है ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके मैं आपको मैक्सिमम इसके मैंने कंसर्न किया अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू ऑल द बुक्स 13 पॉइंट इसके बनते हैं। और इन 13 पॉइंट के अलावा इसका कोई डिफरेंस मैं कह रही हूँ 1 पॉइंट भी नहीं छूटा इसका डिफरेंस जो और कोई हो। तो आप इसे अच्छे से लर्न करिए, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट अगर हम इसके बेसिस का देखें, यहाँ पे देखो लर्नर्स, अच्छे तरीके से डिफरेंस करने का किसी भी टॉपिक का ये तरीका होता है। पहले आप उसके बेसिस लिखे कि आप किस बेसिस पे उसका डिफरेंस कर रहे हैं, फिर आप उसमें फर्स्ट हेडिंग लिखे, फिर सेकंड लिखे। कई बार होता है 3rd या 4th पार्ट में भी आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाना होता है, तो वो लिखिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक टीचर बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है अगर आपने बेसिस लिख दिए, क्योंकि टीचर के माइंड में ये रहता है कि अगर आपको बेसिस पता है कि किस किस बेसिस पे इसका डिफरेंस है, तो आपको उसके आगे का तो पता ही होगा। कई बार टीचर यही देख के आपको फुल मार्क्स दे देती है। तो आप इसका बेसिस जरूर लिखिए। आपको क्या दिक्कत है, देखो आपको यहाँ पे भी लिखना है, और वो क्या लिख रहे हो आप उसको एक पहले बना के लिख दीजिए, तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो पहला है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स। सबसे पहली बात तो आती है, इसके स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स आप इसके 14 पॉइंट्स बना सकते हैं अगर आप एक इसमें इसकी डेफिनेशन लिख दे दो। ये मैंने लिखी नहीं क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियो में ये कई बार बता रखा है। तो आप इसकी एक फर्स्ट पॉइंट इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, और उसके बाद से ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपका 14 पॉइंट्स बन जाएंगे इसके। 14 पॉइंट्स बहुत होता है, आपका मैक्सिमम 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो, सारे लिख लो, तो आपको मुझे पक्का पता है फुल मार्क्स मिलेंगे। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट होता है नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग ये चल सकती है। तो हम अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इसके 2 होते हैं। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए जिससे ये स्टार्ट होए, और मैक्सिमम इसमें 50 होने चाहिए। 50 मैक्सिमम लोग होते हैं जिसके बियॉन्ड या जिससे ज्यादा ये कंपनी आपकी नहीं चल सकती। और वहीं अगर हम अपनी पब्लिक कंपनी की बात कर लें तो मिनिमम मेंबर्स इसके 7 होते हैं। अगर 7 से कम हो तो आपकी पब्लिक कंपनी नहीं चल सकती, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती वैसे तो। लेकिन अगर आपको
इसकी डीप नॉलेज लेनी है तो मैं आपको बता दूं, इसकी भी एक लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट की भी, कि जितना अमाउंट का आपका शेयर कैपिटल्स है आप उस अकॉर्डिंग में अपने मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हो जिस लिमिट के होता है। बट ये बड़ी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है तो अभी आपके लिए समझना जरूरी नहीं है, आपके लिए अभी बस इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए मैक्सिमम नो लिमिट। तो सेकंड पॉइंट आपको होपफुली से लर्नर्स क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट इसके डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम प्राइवेट में 2, मैक्सिमम में 50, पब्लिक में 7 और मैक्सिमम में नो लिमिट। देखिए इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता देना, अगर आप डिफरेंस कर लोगे तो आपकी बड़ी सी मीनिंग और डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। आप अपने अगर आप इसे डिफाइन कर रहे हो, इसके मीनिंग लिख रहे हो तो 2 पॉइंट आप इसके बना के ऐसे लिख सकते हो। ओके लर्नर्स, नाउ लेट्स कम अप विद सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट होता है मिनिमम पेड अप कैपिटल। कम से कम कितनी पेड अप कैपिटल, कितना पैसा आपको लगाना होता है जिससे आपके बिजनेस स्टार्ट हो सके। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 1 लाख रुपए मिनिमम आपको पास 1 लाख होना चाहिए जिससे आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। इससे कम पे आपकी कंपनी नहीं चलेगी। और ये आपका प्राइवेट पब्लिक कंपनी का जो केस है इसमें आपकी 5 लाख होना चाहिए मिनिमम पेड अप कैपिटल। अगर आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है तो आपकी वो कंपनी नहीं खुल सकती। तो प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, पब्लिक की 5 लाख। इसी तरह आपका तीसरा पॉइंट पे बन के तैयार हो जाता है आपका डिफरेंस का भी और आपके मीनिंग का भी। फिर लर्नर्स थर्ड पॉइंट होता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट उनको बनाने के लिए। तो अगर हम अपनी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए। 2 अगर डायरेक्टर होंगे तो आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो सकती है। और अगर हम अपनी पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर्स आपके 3 होने चाहिए। अगर आपके 3 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है तो आपकी कंपनी स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी। तो इसी तरह लर्नर्स आपका फोर्थ पॉइंट भी अच्छे से बन के तैयार हो जाता है, चाहे आपकी डेफिनेशन का चाहे आपके डिफरेंस का। फिर उसके बाद लर्नर्स आता है आपका यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। मैंने आपको कल भी बताया था लिमिटेड किस तरीके से वर्ड यूज होता है इसमें। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम। मतलब अगर आपकी प्राइवेट कंपनी तो आप पूरा नाम लिखोगे, जैसे आप सपोज करो लिख लो अंबिका क्रिएशंस, आपका ये नाम है तो अंबिका क्रिएशंस pvt.ltd आप ये लिखोगे अंबिका क्रिएशन.pvt.ltd। इसका क्या मतलब हुआ, आप अपने नाम के आगे पीवीटी यानी प्राइवेट लगा देंगे और लिमिटेड यानी एलटीडी लगा देंगे। और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ आपको एलटीडी लगाने की जरूरत है, आपको पीवीटी या पीयूबी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिटेड ओनली लिमिटेड कंपनी ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिक कंपनी होती है और जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें आपको ये नाम लिख देना। जैसे अगर मैं आपको पब्लिक कंपनी का एग्जाम्पल दूं तो आप लिख लो टाटा आयरन एंड स्टील .ltd ये है ना, तो आप इसमें सिर्फ अपना एलटीडी लगा दो, इसमें pvt.ltd लगा दो। तो इसी की तरह लर्नर्स आपके पास 4 पॉइंट्स अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं अपने क्वेश्चन के भी और अपने डिफरेंस के भी 5 पॉइंट्स। फिर फिफ्थ होता है आपके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का क्या मतलब होता है मुझे ये बताइए। ये आपका आगे का मतलब ये आपका इस चैप्टर का अगला पार्ट है, मैं आपको इसकी वीडियो पे जल्दी अपलोड करूंगी। वैसे लर्नर्स कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग, कैसे शुरुआत हो अपने बिजनेस की। तो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब होता है, प्राइवेट कंपनी का बिजनेस तब शुरू हो जाता है जब आपका रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन साइन करके दे देता है। व्हाट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कल या परसों दूंगी। ये आपका पूरा एक पर्टिकुलर स्टेप्स है फॉर रजिस्टरिंग योर कंपनी, वो मैं आपको तब बताऊंगी इसमें। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए, इसकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब से शुरू हो जाता है जब से आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाता है। ओके लर्नर्स, और इसमें पब्लिक कंपनी में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं चाहिए होता, आपके बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अदर आपके स्टेप्स होते हैं विच यू हैव टू फॉलो फॉर बिकमिंग द पर्टिकुलर मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी। अपनी पब्लिक कंपनी खोलने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, बहुत सारे आपको लीगल अथॉरिटी के सिग्नेचर्स की जरूरत होती है जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो। आप सिंपल एक अपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को मिलने की वजह से आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते। तो लर्नर्स इसी के साथ आपको मेरे ख्याल से 6 पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब 7th पॉइंट देखते हैं, इशू टू सब्सक्राइब शेयर्स एंड डिबेंचर। मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे ये सब्सक्राइब का मतलब हमारे यूट्यूब की फैमिली वाला सब्सक्राइब नहीं होता कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें सब्सक्राइब मतलब होता है इशू।
आप अपने शेयर्स और डिबेंचर्स किस तरीके से इशू कर सकते हैं। तो इनविटेशन टू इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो होता है, मतलब आप तो वो आपका प्राइवेट कंपनी में बिल्कुल नहीं होता। आप पब्लिक को नहीं कह सकते कि तुम हमारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू कर लो। अब शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं इसकी भी मैं आपको वीडियो जल्दी बताऊंगी, ये आपका अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो आप पब्लिक, यहाँ पे ये पब्लिक यानी जो जनता होती है, आम जनता से आप लोग अपने इशू करने के लिए नहीं कह सकते शेयर्स और डिबेंचर्स को, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, देखो नाम ही पब्लिक है, पब्लिक तो पब्लिक तो एक दूसरे की हेल्प करेगी, तो इसमें आप इशू करवा सकते हो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू। मतलब इसमें आपको बिल्कुल राइट्स है कि आप अपने पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करवा सकते हो। ओके लर्नर्स, फिर ये आपके 7 पॉइंट थे। अब 8th पॉइंट पढ़ते हैं। मैं 1 पॉइंट आगे इसलिए चल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में आप अपनी डेफिनेशन लिखोगे, इसलिए मैं 1 पॉइंट आगे चल रही हूँ। तो ये 8th पॉइंट हो गया इसका, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये भी आपको मैं जल्दी बताऊंगी। ये भी आपकी ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आगे का टॉपिक है। आज के लिए लर्नर्स आप ये समझ लीजिए, जैसे आप अपने किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कहीं नई जगह जाते हैं, तो आप उसका प्रोस्पेक्टस मांगते हैं। व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी फर्म की, आपके इंस्टीट्यूशन की, आपके कैंपस की पूरी आपकी अच्छे से डिटेल बताते हैं कि क्या क्या है इसमें, व्हाई यू हैव टू टेक एडमिशन इन इट। आपको उस पर्टिकुलर जगह पे, इस इंस्टीट्यूशन में क्यों एडमिशन लेना चाहिए वो बताता है। तो ऐसे ही जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस होते हैं वो कंपनी की वो गुड पॉइंट्स दिखाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप इस कंपनी में आओ, ज्वाइन करो और अपना पैसा लगाओ। तो क्यों लगाओ, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्या उसके फायदे हैं। तो अब इसका ये पॉइंट बनता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका प्रोस्पेक्टस होना ही होना चाहिए। विदाउट प्रोस्पेक्टस भी आप अपना काम कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी होती है तो उसमें आपका प्रोस्पेक्टस होना बहुत जरूरी होता है। रिक्वायर्ड इन केस ऑफ दिस कंपनी बहुत जरूरी होता है आपके पास प्रोस्पेक्टस होना। विदाउट प्रोस्पेक्टस आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब वाई, मैंने आपको अपने पहले भी वीडियो में बताया था ना, अच्छा बच्चा वो होता है, अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो हर चीज का आंसर वाई में ले। तो मैं आपको खुद ही उनके आंसर दे देती हूँ वाई के। तो क्यों जरूरी होता है पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस को इशू करना? क्योंकि ये टू रेज द कैपिटल। और कैपिटल कैसे, यानी कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो एक ओनर अपने बिजनेस में लगाता है। इनको प्रोस्पेक्टस इसलिए चाहिए होता है अपना कैपिटल रेज करने के लिए, अपने कैपिटल लाने के लिए, अपना पैसा लाने के लिए। पैसा किस किस जरिए से लगा सकते हैं, ला सकते हैं? ऊपर वाला पॉइंट देख लो, शेयर्स और डिबेंचर्स के वे में। अगर आपका शेयर्स है और डिबेंचर्स है और उसे आप इशू कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस लेना जरूरी होता है पब्लिक कंपनी में। आप जब ये शेयर्स और डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, जब ये पब्लिक से अपना पैसा ही नहीं ले सकती, तो इनको प्रोस्पेक्टस की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो होपफुली सो लर्नर्स आपको 8 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब 9th की तरफ देखते हैं। हमारा 9th पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बता रखा है, इसके फीचर्स में मेरिट में बता रखा है। आज फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपका शेयर होल्डर्स आपके शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग या अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को। लेकिन अगर आप अपने एक पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपके पास फुलफिल राइट है, कैन ट्रांसफर द शेयर्स टू। आपके पास अपने फुलफिल राइट्स है, आप किसी को भी शेयर्स दो, किसी भी डायरेक्टर को, मैनेजर को, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को, किसी को भी आप अपने शेयर्स हो, आपको शेयर होल्डर वगैरह आप, तो आपकी मर्जी है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर टू एनीवन एल्स। होपफुली सो लर्नर्स आपको 9th पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब 10th पॉइंट इसका शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? व्हेन यू इशू द शेयर्स। शेयर से कितना डीप टॉपिक है, मैं आपको इसको ना पूरा हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये 12th का भी कॉन्सेप्ट है। और जो 11th के बच्चे वो भी उसे एक बार देख लेना, जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। जब आप अपने शेयर्स को इशू करते हो तो एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं जिसका नाम होता है आपका शेयर सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट आपको क्यों देता है? वो ऐसा आपकी गारंटी होता है, ऐसा आपका अप्रूवल होता है कि आपने इस शेयर्स के आप होल्डर है। यू आर द शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर्स। आपने ये शेयर्स बाय कर रखे हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट आपका प्राइवेट कंपनी में आपको ये भी नहीं मिलता, कोई जरूरत नहीं होती, कोई नहीं मिलता आपको शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन आप अगर पब्लिक कंपनी के ओनर हो या शेयर होल्डर हो तो आप इशू करवा सकते हो अपने शेयर सर्टिफिकेट को भी। लेकिन आप अपनी प्राइवेट कंपनी में शेयर सर्टिफिकेट को भी इशू नहीं करवा सकते।
ओके लर्नर्स, फिर 10th पॉइंट 11th पॉइंट होता है इसका इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इंडेक्स क्या होता है? आप अपनी कॉपी का इंडेक्स बनाते हैं, अपनी फाइलों का इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स में क्या बताया जाता है? जो जो चीजें उस चीज में हो। जैसे आप अपने बुक का इंडेक्स देखो तो उसमें वो टॉपिक्स होते हैं जो आपकी बुक्स में होते हैं। तो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मतलब होता है मेंबर्स की लिस्ट, मेंबर्स की सूची, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एक कंपनी में कितने काम करते हैं उसकी सूची, उसकी लिस्ट, उसे बताते हैं इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में आपकी कोई कंपलसरी नहीं होता कि आप अपने इंडेक्स ऑफ मेंबर दो। इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी कि आपको इनको देना ही पड़ता है। किसको देना पड़ता है? रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन करवाने के वक्त। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है आपकी पब्लिक कंपनी में कि आपको अपने सारे मेंबर्स की इंडेक्स, उनकी डिटेल्ड, उनकी नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, कब ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। इसका भी मैं रीजन बता देती हूँ क्यों। इसका रीजन ये होता है पब्लिक कंपनी में इसका पैसा गवर्नमेंट देती है इसके पर्सन्स को। तो गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिए एक लीगल अथॉरिटी होता है, आपको लीगली फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। लेकिन इसमें पैसा खुद ही देती है, प्राइवेट ओन कंपनी होती है, तो इसमें कोई भी जरूरी नहीं होता कि आपको अपना इंडेक्स ऑफ मेंबर शो करना पड़े। तो ये आपका 11th पॉइंट था, होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। ये अब 12th पॉइंट स्ट्रेटेजरी मीटिंग। जैसे स्ट्रेटेजरी वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो वो होता है आपकी लीगल मीटिंग या लीगल अथॉरिटी के द्वारा करवाई गई मीटिंग। स्ट्रेटेजरी मीटिंग वो होती है जैसे अगर हम अपनी गवर्नमेंट में देख सकते हो पार्लियामेंट्री हाउस में मीटिंग होती है, जैसे बैठक कहते हैं कि सीएम्स की बैठक, पीएम्स की बैठक। ऐसे स्ट्रेटेजरी मीटिंग होती है आपकी लीगल मीटिंग, जो लीगल अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है, वो वाली मीटिंग। अगर वो हम प्राइवेट कंपनी के देखें तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती टू होल्ड अ मीटिंग। कोई जरूरी नहीं है आप अपनी स्ट्रेटेजरी मीटिंग को होल्ड करो, आप अपनी सिंपल मीटिंग से भी काम चला सकते हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको स्ट्रेटेजरी मीटिंग करनी जरूरी है। और अगर आप पब्लिक कंपनी की बात करते हो तो पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको स्ट्रेटेजरी मीटिंग भी शो करो। क्यों शो करो, क्यों होल्ड करो ये मीटिंग? स्ट्रेटेजरी मीटिंग करनी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इस केस में आपको सारा पैसा आपका गवर्नमेंट देती है, और जब आपका पैसा आपको गवर्नमेंट देती है तो उसके लिए आपको उसकी प्लान्स बनाने के लिए, उसकी पॉलिसीज बनाने के लिए आपको मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है जिसमें आप आगे स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर सके। ओके लर्नर्स, फिर आपका होपफुली सो आपको 12th पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर 13 पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि शेयर्स अपने निकल के क्वालिफिकेशन बताएगी हम क्या पढ़े हुए, BA, BSc, BCom, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है डिटेल्ड ऑफ शेयर्स। डिटेल मतलब उन शेयर्स के बारे में पता करना, कब इशू हुए, किस अमाउंट के, किस अमाउंट में बिके, क्या उनकी वैलिडिटी स्टेटस है, तो उनकी डिटेल ऑफ शेयर्स बताना। तो जो डिटेल्ड ऑफ शेयर होती है वो प्राइवेट कंपनी में कोई जरूरी नहीं होती कि आप डिटेल ऑफ शेयर्स डायरेक्टर्स के बारे में बताओ, आप शेयर होल्डर्स के बारे में बताओ, या नॉट डिस्क्राइब फॉर द डायरेक्टर्स, आप डायरेक्टर्स को बताओ इन द क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स। बट अगर ये आपकी पब्लिक कंपनी है तो इसमें आपकी डिस्क्राइब्ड एंड रिक्वायर्ड टू बी अ डायरेक्टर्स, आपको डायरेक्टर्स के होना भी जरूरी है और आपको क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स बतानी भी जरूरी है इन केस ऑफ योर पब्लिक कंपनी। होपफुली सो लर्नर्स आपको 13 पॉइंट पे समझ आ गया होगा। अब लास्ट 14th पॉइंट है फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये अगर हम अपनी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो नो नीड टू सेंड द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स टू द रजिस्ट्रार। इसमें आपको डायरेक्टर्स के बारे में मैंने और ऐड नहीं किया। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, इनके बारे में आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स फिलअप होके आ सके। मतलब इसमें कोई जरूरत नहीं होती कि आपको सारे डिटेल्स सेंड करनी पड़े तो ही आपका रजिस्ट्रार आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा। बट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपको डायरेक्टर्स के नेम देने और पर्टिकुलर आपको सारे चीजों का पर्टिकुलरली लीगली नेम देने और चीजों को बताना, डिस्क्राइब करना, जिससे आपको रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करके दे। तो ओके लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में आपने डिटेल में पढ़ लिया क्या डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का। एक बात मैं बता दूं, हर चीज में प्राइवेट कंपनी में कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होते, पब्लिक कंपनी में सारे प्रिविलेजेस होते हैं। सारे पॉइंट इसके नेगेटिव होते हैं, इसके सारे पॉइंट पॉजिटिव होता है। आप इतना याद रख सकते हो। अगर आपने ये डिफरेंस अच्छे से लर्न कर लिया तो आपके एटलीस्ट 14 पॉइंट्स, तो अगर आपका डिफरेंस ना भी आया आपको ये आ जाएगी व्हाट इज प्राइवेट कंपनी डिस्क्राइब या व्हाट इज पब्लिक कंपनी डिस्क्राइब। तो आप अपने 14 पॉइंट्स लिख के तो अपना आंसर बड़ा सा बना सकते हो। 14 पॉइंट्स पे आई होप आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप कोई गलती ना करो तो लर्नर्स आपसे ये मेरा सजेशन है कि इस क्वेश्चन को एज इट इज लर्न कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आगे के लिए भी।
तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। फिर भी अगर आपको इसकी कोई वर्ड में डाउट हो, कोई टर्म आपको समझ ना आई हो, कोई डिफरेंस का बेसिस आपको समझ ना आए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मेरी इन वीडियोस को अपने ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।